नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ये बुलेटिन। मेरे मित्रों, राजस्थान का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है आपका ये बुलेटिन। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कृपा करके इसको बड़े ध्यान से देखा करो। ज़रूरी नहीं है आप मेरे से देखो, कहीं से भी देखो या फिर कहीं से भी पढ़ो आप, लेकिन आपको ये चीज़ साथ लेके चलनी पड़ेगी आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये सारी योजनाओं का, सारी मिशन गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारी चीज़ों का आपको पर डे बेस पर रिवीजन करवाता है। इसको करने के बाद आपको मंथली बेस की ज़रूरत ही नहीं रहती, स्पेशली राजस्थान के लिए। ठीक है मित्रों, तो मित्रों हम इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आप इसकी पीडीएफ जाके ले लेना दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों IAS RAS विदारजे। ठीक है, आप बोलोगे सर आप रोज़ रोज़ लिखते क्यों हो उसको? भैया कमेंट सेक्शन में लिंक कैसे देते हैं मुझे पता ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है इस तरह से, मुझे पता ही नहीं लिंक कैसे डालते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, मुझे बस यही पता है, तो मैं आपको लिख के इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप जाके वहाँ जाके ज्वाइन कर लो और पीडीएफ ले लो। ठीक है मित्रों, तो आप चलते हैं अपन सीधा आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास है RAS वालों का। ठीक है, चलो तो दोस्तों देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको महात्मा गांधी की एक बात आई है, बहुत अच्छी बात है। जो बाहर दिखाई देता है वो अंदर का प्रतिबिंब है। मतलब आप बाहर जिस तरह का व्यवहार करते हो लोगों से, या कोई आपसे जिस तरह का व्यवहार करता है, तो समझ लेना उसके अंदर उसी तरह के संस्कार पड़े। ठीक है, जो अंदर है उसके वही बाहर है। जिसके अंदर खुशबू होगी वो आपको खुशबू देगा, जिसके अंदर बदबू होगी वो आपको सड़न देगा। ठीक है मित्रों, महात्मा गांधी का जो कथन है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और अपने प्रशासन मॉडल में इसको अपनाना। इधर गहलोत जी बहुत खुश हैं, क्योंकि 40 वर्ष से सारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, गहलोत जी के 40 साल से ऊपर के नहीं है? अगर आप भी हो तो आप भी जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इधर आपको एक चीज़ मिलेगी, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में। यहाँ से देखो आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे छोटे एग्जाम्स के अंदर ही पूछेगा, RAS जैसे एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पहली बात तो यह है कि कितनी टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो टीमों की संख्या है मेरे मित्रों 77,000। कितनी टीमें खेलने को तैयार हैं? 77,000 टीमें। अब आप बोलोगे सर इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं भैया, रीट में कई बार पूछ लेते हैं, कांस्टेबल में पूछ लेते हैं, हो सके RAS में भी पूछ लेंगे, तो आप क्या कर लोगे? ठीक है, तो 77,000 टीमें खेल रही हैं। ठीक है, कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया है उसको देखो। लगभग 57 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है। ठीक है, पहले कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया था मित्रों? तो पहले लगभग 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया था। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि भैया 77,000 टीमें खेलने के लिए तैयार हैं। मतलब 77,000 टीमों ने क्या करवाया है? रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मित्रों वो हुआ है कबड्डी के लिए। किसके लिए हुआ है? कबड्डी के लिए। आप इसको भले ही सीक्वेंस वाइज याद मत रखना, लेकिन बस इतनी सी चीज़ याद रख लेना कि 77,000 टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जिस टीम का हुआ है वो कबड्डी की टीम है। 2 फैक्ट आप याद रख लेना इसके बारे में। ठीक है मेरे मित्रों, बाकी सारी टीमों ने कौन सी टीम में कितने रजिस्ट्रेशन हुआ है इस चीज़ को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 छोटे फैक्ट हैं, उनको ही रट लेना। ठीक, देखो दोस्तों, राजस्थान के ओलंपिक खेलों का क्या इतिहास है। तो पिछले ओलंपिक खेलों के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, उसको अपन देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है पिछले ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, तो देखो गहलोत जी ने क्या किया था, प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है समझ में आया? व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करना और ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक प्रतियोगिताएं करवाना। मतलब ग्राम पंचायत स्तर से प्रतियोगिताएं करवाने का नंबर लगवाएंगे और राज्य स्तर तक चलेगी ये। मतलब एक छोटी से छोटी टीम भी, एक छोटी से छोटा बच्चा भी अपना प्रेजेंटेशन स्टेट लेवल पे दे पाएगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे ओलंपिक जो प्रतिभाएं हैं, आप देखना आने वाले समय में 2 4 5 7 सालों में राजस्थान के, अब जैसे हरियाणा के लोगों का नाम आता है वो यहाँ ओलंपिक में जाने वालों में और ओलंपिक में मेडल जीतने वालों में, राजस्थान के लोगों का भी बहुत जल्दी नाम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के मुकाबले 29 अगस्त 2022 से शुरू हुए थे। पिछली साल कब हुए थे? 29 अगस्त से। ठीक है दोस्तों, और जोधपुर में ओलंपिक का शुभारंभ किया था गहलोत जी ने। कहाँ पर किया था? जोधपुर में। इस दौरान उन्होंने शहरी ओलंपिक खेल और ग्रामीण ओलंपिक खेल का हर वर्ष आयोजन करवाने की घोषणा की थी, और पिछले वर्ष 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया था, और इस लाख लोग 57,000, मतलब लगभग जस्ट डबल लोगों ने पंजीकरण करवाया। तो यहाँ से आपको जो चीज़ याद रखनी है, कितनी टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है? 77,000 टीमों ने। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर से
राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताएं हैं ये, मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता होंगी, फिर जिला ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर जाकर राज्य स्तर पर भी आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जिस टीम के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस टीम का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो है कबड्डी की टीम। ठीक है, कबड्डी की सर्वाधिक टीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों। और पिछली बार इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 29 अगस्त 2022 से पिछली बार शुरू हुए थे, पिछले साल। और जोधपुर में ओलंपिक का शुभारंभ किया था गहलोत जी के द्वारा। ठीक है मेरे मित्रों, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 2-3 फैक्ट थे प्रीलिम्स के लिए, वो आप देख लेना, या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल, चाहे पटवार, चाहे जो भी। ठीक है मेरे मित्रों। तो देखो साइड में यही है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मुझे लग रहा है गहलोत जी शायद अपना नाम लेना भूल गए, क्योंकि वो अभी अपने आप को वरिष्ठ नहीं समझ रहे। आप भी जाइए तीर्थ यात्रा पर। ठीक है। तो दोस्तों इधर आइए एक और न्यूज़ कि चूरू और पाली जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खुलेंगे। ठीक है, कहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल खोले जा रहे हैं, तो चूरू जिले में और पाली जिले में। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा लगातार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तभी तो 57 लाख लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है मित्रों। ठीक है, तो गहलोत जी ने 17 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के साथ में क्या किया है, स्कूल में 8.5 करोड़ की लागत से निर्माण होंगे। बच्चे स्कूल में कक्षा 6 से पढ़ाई के साथ साथ खेल का प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। मतलब खेलो इंडिया को इतना सीरियस शायद ही किसी ने लिया होगा जितना गहलोत जी ले गए। मतलब आप तो खेलो, पढ़ाई के साथ तो खेलो, लड़ाई के साथ तो खेलो, बुढ़ापे के साथ तो खेलो, जवानी के साथ तो खेलो, मतलब आपको खेलना ही खेलना है सिर्फ। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि चूरू और पाली जिले के अंदर स्पोर्ट्स स्कूल खोले जा रहे हैं, और इन स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर कक्षा 6 से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी लेके साथ में चला जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, ये परिसर तो शायद आप लोग घूम के भी आए होंगे, जयपुर के रहने वाले लोगों से कह रहा हूँ मैं। तो गलता मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि गलता पीठ कहाँ पर स्थित है, इस चीज़ को आप याद रख लेना। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, तो ये स्थित है आपकी जयपुर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज़ का नाम आया है, एक नाले का नाम आया है। उस नाले का नाम बड़ा अच्छे से याद रख लेना। उस नाले का नाम है दोस्तों नागतलाई नाला। अब आप बोलोगे सर नाले का नाम क्या, सीवर ये वो वाला नाला नहीं है दोस्तों, जो सीवर लाइन में ज़मीन के अंदर खोद के आप गंदा पानी बहाते हो, ये वो वाला नाला नहीं है। ये क्या बोले, एक नदी का छोटा भाई ये नाला, ये मान लो जैसे नदी बहुत बड़ी होती है, नाला ये बहुत छोटा है। लेकिन इस नाले का नाम याद रखना, पूछ लेगा आपसे नागतलाई नाले का कौन सी जगह पर अवस्थित है। नागतलाई जो है नाला है, या फिर गलता जो है आपका, गलता तीर्थ है, गलता धाम है, निम्नलिखित में से किसके किनारे स्थित है। तो आपसे पूछ लेगा नागतलाई फलाना ठिकाना, तो आप नागतलाई नाला इसका नाम याद रखना। जीर्णोद्धार किया जाएगा इसका भी। ठीक है, और जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ाने के लिए गलता जो है जयपुर के अंदर, गलता पीठ जो मंदिर है उसका भी विकास कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके विकास कार्यों पर 35 करोड़ रुपए खर्च होने। मंदिर में अप्रोच रोड एवं सौंदर्यकरण, सामुदायिक केंद्र, नागतलाई नाले की मरम्मत, डिसिल्टिंग एवं कई स्थानों पर कवरिंग का काम भी किया जाएगा। और इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में ही गहलोत जी ने कर दी थी। अब क्या किया जा रहा है, अब उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो पहले पेज से आपको 2-3 फैक्ट मिले। पहले तो ये मिला कि कितनी टीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, दूसरा ये मिला सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने वाली टीम कौन सी है। ठीक है, तीसरा ये हुआ कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया। चौथा ये हुआ कि पिछले बार जो ओलंपिक खेल थे उनका आयोजन कहाँ से, उसका प्रारंभ कहाँ से किया गया था, तो उनका प्रारंभ कहाँ किया गया था मित्रों, जोधपुर से किया गया था। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो न्यूज़ थी अपनी ये हो गई कि चूरू और पाली जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खुल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लास 6 से ही पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलों के बारे में भी समझाते हुए आगे चलेगा। खेल की भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितना पढ़ाई के ऊपर। और तीसरा हो गया अपना कि गलता मंदिर परिसर कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। और नागतलाई नाला है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपके जयपुर के अंदर स्थित है, गलता तीर्थ पर। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं मित्रों अपने थोड़ा सा और आगे। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था नई नौटंकी शुरू हो गई। ये नाटक देखो, नए नए मुझ चौथे मरुड़ी मार के कमलेश चौधरी जीत गए 1 लाख, समीर सैनी साहब जीत गए इधर 50,000, मोहम्मद जैस मोहम्मद जैसे मोहम्मद जो भी है भाई साहब, मोहम्मद साहब भी जीत चुके हैं। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों, नन्ही प्रसाद श्रीमती मुमताज का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। गहलोत जी आपको भी तो बधाइयाँ हो। ठीक है, इधर सामुदायिक केंद्र को क्या किया, क्रमोन्नत कर दिया गया है, आपके मतलब नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान डेमोक्रेटिक टेबल मार्ट का तीसरा संस्करण का समापन हो चुका है।
तो मेरे मित्रों, मैंने कल आपको बताया था पूरा डिटेल के बारे में राजस्थान डेमोक्रेटिक ट्रैवल मार्ट के बारे में। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान ने क्या है, पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दे दिया है, उद्योग बना दिया, इसको इंडस्ट्री बना दिया। इसलिए अपनी इंडस्ट्री में जिस तरह से निवेश को आकर्षित करते हैं, नए नए लोगों को, नई नई तकनीकी को आकर्षित करते हैं, हम उसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश, तकनीकी और नए नए लोग जो इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत ऊंचे पायदान पर स्थापित हैं, उनको हम साथ में लेकर क्या करना है, सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब ये है कि टूरिज्म को बढ़ाने, ऐसा नहीं है जैसा उत्तराखंड के अंदर हुआ था कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इतने होटल बनाए गए कि वहाँ की जो जैव विविधता है उसका ही नाश होने लग गया। और उसके नाश का परिणाम आप देख रहे हो, जो हर साल भयंकर भूस्खलन होता है। देखो, वहाँ पे बरसात तो होनी ही होनी है, लेकिन बरसात के बाद जो भूस्खलन होता है, इतने सारे मकान, होटल ढह जाते हैं, बह जाते हैं। उसका कारण यही है कि उन्होंने जैव विविधता पर उतना ध्यान नहीं दिया और डेवलपमेंट के चक्कर में जैव विविधता का ह्रास कर दिया। तो यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म देना है, मतलब जैव विविधता का भी ध्यान रखना है, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है और अपना भी क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट था वो मैं कल आपको बता दिया, आप एक बार जाके देख लेना। ठीक है मेरे मित्रों। अब दोस्तों इधर देखिए, ये कुनबा बड़ा हो चुका है और अपने कुनबों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में देखो बागिन जा रही है। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसके गले में क्या है? इसके गले में कुछ दिखा आपको? दोस्तों, ये रेडियो कॉलर है। रेडियो कॉलर का मतलब ये है कि ये जहाँ भी होगी इसकी लोकेशन ट्रेस होती रहेगी। और इसीलिए तो हमें पता लगता है, हम पता कैसे लगाते हैं कि भाई किसी बाघ की मौत हो गई है, कोई बाघ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कैसे पता लगता है भाई? ऐसा तो नहीं है बाघ के साथ साथ एक बंदा चल रहा है, वो बताता रहेगा आज साहब फलाने रिश्तेदार के यहाँ पे हैं बाघ, आज अपने चाचे के घर हैं, आज अपने मामे के घर हैं। ऐसा थोड़ी है। जब देखो इसकी गतिविधि रुक जाएगी, मान लो ये बाघ है, यहीं पर इसकी लोकेशन ट्रेस होती रहेगी, एक ही जगह पर रुका रहेगा 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 1 दिन, तो फिर यहाँ पर टीम आएगी कि भाई क्या हुआ, ये बाघ यहाँ पर क्यों रुका हुआ है? या तो इसका कॉलर गिर गया कहीं, या फिर बाघ ही खुद ही गिर गया। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज़ से पता लगा लेते हैं कि बाघ की डेथ वगैरह कहाँ पर हुई है और कौन सी जगह पहुँच गई और अभी बाघ की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 29 जुलाई को। ठीक है, और इसी के अवसर पर 2019 में क्या किया था, राज्य बजट में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के लिए एक प्रस्ताव का सुखद परिणाम वन में नए मेहमानों के रूप में सामने आया। आज पुनः विश्व बाघ दिवस के एक पखवाड़े पूर्व हो जाने पर शावकों के जन्म की सुखद खबर मिली है। तो ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम सीधा वहाँ आते हैं और अपन करते हैं चर्चा। ठीक है मेरे मित्रों। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसको ITD बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 29 जुलाई को। कब से मनाना प्रारंभ हुआ है? 2010 से। देखो दोस्तों, क्या हुआ था, 2010 में एक समिट होती है, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में, टाइगर समिट के नाम से होती है, इंटरनेशनल टाइगर समिट के नाम से सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर क्या होती है, एक समिट होती है। उस समिट में क्या कहा जाता है भैया कि जो टाइगर है, जो बाघ हैं, उनको बचाओ, क्योंकि उस समय पर विश्व में महज 3000 से भी कम टाइगर रह गए थे और उनमें से भी लगभग 1400 टाइगर इंडिया के अंदर थे। मतलब विश्व के सारे हिस्से थे, जो दूसरे हिस्से थे, उनमें से टाइगर लगभग विलुप्त हो चुका था। तो टाइगर पे चर्चा करने के लिए कि भाई टाइगरों को बचाना बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग था रूस का, वहाँ पर एक समिट होती है टाइगर समिट के नाम से 2010 के अंदर। तो उस समय पर क्या कहा इन्होंने कि 29 जुलाई को हम विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाएंगे और क्या करेंगे कि जो संख्या में बाघों की में गिरावट हो रही है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे, उन्हें विलुप्त होने से बचाएंगे, बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहन भी हम देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है मेरे मित्रों, आपकी समझ में आ गया विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये दोनों ही चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। अब अपन देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। देखो इंडिया आया, इंडिया के अंदर भी प्रोजेक्ट टाइगर बहुत पहले से चल रहा था, ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा उसको शार्प रूप से चलाने लगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में एक बार देख लो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जब भी टाइगर का नाम आता है मैं आपको 2-3-4 चीज़ें जरूर कराता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर कराता हूँ और राजस्थान के अंदर कौन कौन से टाइगर जो रिजर्व हैं उनको करवाता हूँ, क्योंकि इन दोनों जगहों से आपके लिए प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो देखो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की गई थी। किसने की थी? तो केंद्र का एक मंत्रालय है, पर्यावरण वन और जलवायु संरक्षण मंत्रालय। ठीक है मेरे मित्रों,
यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। मतलब ये है कि बाघ जो हैं कौन कौन सी जगह पर रह रहे हैं उस क्षेत्र को क्या करता है, वहाँ पर संरक्षण प्रदान करता है, आरक्षित करता है और उनकी सुरक्षा करता है, और उनके जो प्राकृतिक आश्रय हैं उनका क्या करता है, संरक्षण करता है। इस तरह से क्या करता है, आश्रय प्रदान करता है उनको। ठीक है। अब दूसरी एक और संस्था है दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। कौन सी है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये भी किसके अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री जो है आपकी पर्यावरण वन जलवायु संरक्षण मंत्रालय जो भी है आपका ऊपर, जो केंद्र सरकार का पर्यावरण वन जलवायु संरक्षण मंत्रालय जो है उसके अंदर एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का अर्थ होता है मेरे मित्रों जो विधि के द्वारा बनाया हुआ निकाय है। इसका संविधान के अंदर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन संसद के द्वारा एक विधि बनाकर, एक अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था? टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। अब आप बोलोगे सर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को आपने क्यों बताया? चलो प्रोजेक्ट टाइगर तो हमने देख लिया। तो मेरे मित्रों अभी आप इसको सिर्फ देख लो। अब हम अगला टॉपिक है उसको खोलेंगे जब आपको पता लग जाएगा कि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्रों। वैसे तो आपसे सीधा लिया जाएगा संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय किस तरह का निकाय है। ठीक है। किसकी सिफारिशों के बाद इसकी स्थापना की गई थी, किस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी और उसके कार्य क्या क्या चल रहे हैं वो आपको आगे पता लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक। देखो मेरे मित्रों राजस्थान के अंदर जो टाइगर रिजर्व है उनकी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, वहीं पर आपको पता लग जाए कि राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण है उसके क्या काम है। ठीक है। तो देखो दोस्तों पहला है रणथंभौर, सवाई माधोपुर में स्थित है। तो रणथंभौर को भारत सरकार ने 1955 में अभयारण्य घोषित किया था। 1973 में जैसे ही भारत सरकार ने कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर चलाने वाले हैं, तो उसी समय पर प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ चला दिया गया था? तो वो सीधा शुरू कर दिया गया आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर, सवाई माधोपुर में। वो वहाँ पर भी शुरू कर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में वहाँ पर शुरू तुरंत। ठीक है। 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर में। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना यहाँ पर, जब प्रोजेक्ट टाइगर कब से चलाया जा रहा है? तो 1973 से ही जैसे ही हुआ उसको प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर। 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया था और 1978 में टाइगर रिजर्व। ठीक है। यहाँ पर टाइगर परियोजना कब से चल रही है? 1978 से। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया सरिस्का को? 1978 में। यहाँ सब पर से क्या है दोस्तों, 2005 में बाघ एकदम से गायब हो गए, लेकिन बाघ पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया और उसके द्वारा यहाँ पर कुछ बाघ लेके आए गए, बाघ और बाघिन, और 2008 में यहाँ पर फिर से 5 बाघ आ गए और उसके बाद अभी तक बाघ यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है मेरे मित्रों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वहाँ पर है आपका मुकंदरा हिल्स, तीसरे नंबर का है मुकंदरा हिल्स। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला है। ठीक है। कहाँ पर? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला है ये टाइगर रिजर्व। ठीक है मेरे मित्रों। 1955 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है। और दोस्तों रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाद मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, देखो अभी मैं कह रहा था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण का प्राधिकरण के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रखो, के सहयोग से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2013 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मतलब किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को जब टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है तो किसकी सिफारिशों पर किया जाता है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर किसी भी क्षेत्र को क्या किया जाता है? टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? आपका बूंदी के अंदर। इसको 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और ये रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बाद राजस्थान का चौथा और देश का 52वां लेटेस्ट, इससे अभी लेटेस्ट कुछ नहीं है, एक प्रस्तावित जरूर है मेरे मित्रों, जब वो बन जाएगा तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। जो प्रस्तावित है वो भी राजस्थान के अंदर है। ठीक है। आपके धौलपुर रेंज को उसमें शामिल किया गया है, कैला देवी धौलपुर रेंज को। लेकिन देख लेंगे जब प्रस्तावित है, तो प्रस्ताव तो जाने कितनी चीज़ों के नहीं होते दोस्तों, जब बन जाएगा तब देखेंगे। ठीक है मेरे मित्रों। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। और देख लेते हैं कुछ बचा हो तो। देखो आकस्मिक जलापूर्ति के लिए 90% कार्य पूरे हुए हैं। अभी इसमें मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सके। तो मेरे मित्रों आपके एग्ज़ाम के लिए आज के न्यूज़ पेपर के अंदर सिर्फ इतना सा ही था जिसकी हमने चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये
इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, यदि आपको न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे मित्रों। और अगर आप भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। हमारे और आपके बीच में जो एक जरिया है वार्तालाप का, वो कमेंट सेक्शन ही है, तो कृपा करके प्लीज़ वहाँ पर कुछ ना कुछ थैंक यू लिखते रहा करें, ठीक है। आवा करते रहो भाई, मोरारी बापू की कथा थोड़ी है, कवि सम्मेलन। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए न्यूज़ आर्टिकल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। RS में इसी तरह से लगे रहो, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है मित्रों।